फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट्स के थ्रू मुझ तक भेजिए, लेकिन मुझ तक आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, या मैं कहूँ बहुत ना के बराबर हैं। तो इसका दो ही अर्थ मुझे लगते हैं, या तो आपकी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं, या आप प्रॉपरली वीडियो को नहीं देख रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि आप रेगुलर वीडियो को देखें, उससे नोट्स बनाएं, और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, देखो कम्युनिकेशन का एक ही, मेरी बात तो आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम मेरे तक केवल उन कमेंट्स के माध्यम से ही आ सकती है। और जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे आपकी प्रॉब्लम्स नहीं पता लगेंगी। तो पुनः आपसे कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक भेजिए, मेरी वीडियो को आप देखिए, और आपके जो फ्रेंड अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं तो काम कीजिएगा, उनके नंबर भेजिएगा जिससे उन्हें ग्रुप से जोड़ा जा सके, और दूसरे आप मेरी वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। जब तक वो जुड़ते हैं मेरी वीडियो को उन तक शेयर कीजिए, अगर आपके पास उनके फ़ोन नंबर वगैरह है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रिज्म और लेंस के बारे में। प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे दें। प्रिज्म क्या होता है? जब हम प्रिज्म की बात करते हैं तो आपके जहन में एक आकृति आती है, तो हम इसे थोड़ा परिभाषित करते हैं। प्रिज्म वास्तव में वह बहुफलकीय आकृति है, एक बहुफलकीय आकृति होती है जिसके सिरे की जो फलकें होती हैं वो समांतर और सर्वांगसम होती हैं, और शेष जो फलक होती हैं वो समांतर चतुर्भुज होती है। आइए देखें, परिभाषा में देखें। एक ऐसी आकृति, बहुफलकीय आकृति, इसमें कई फलक आपको देखने को मिल रही हैं। ये फलक है, ये फलक है, ये फलक दिखाई दे रहे, बैक में ये फलक दिखाई, देखो ये फलक आपको इस तरह मैं करूँ तो ये फलक एक फलक हो गई, ये दो फलक हो गई, ये तीन फलक हो गए, इस तरह से 4 5 और फिर ये 6, इस तरह से बहुफलकीय आकृति है। ठीक, तो हम क्या कहें? प्रिज्म वह बहुफलकीय आकृति है जिसके सिरे की जो फलकें हैं वो समांतर हैं एक दूसरे के और सर्वांगसम बराबर होती है। चाहे सिरा, ये इसका सिरा देखिए, आधार 4 भुज वाला है, इसका आधार जो है बहुभुज वाला है, 4 से ज्यादा भुजाएं हैं, षष्भुज है। तो आधार कैसा भी हो सकता है, कितने भी भुजा वाला हो सकता है, लेकिन वो परस्पर समांतर होंगे और सर्वांगसम होंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आधार त्रिभुज के आकार का है, तो ये सब प्रिज्म है। अब जिस त्रिभुज का जो सिरे हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, उसे हम त्रिकोण प्रिज्म कहते हैं। प्रकाशिकी में हम वास्तव में पारदर्शी माध्यम के बने त्रिकोण प्रिज्म का ही जिक्र करेंगे और इसी से हमारी संबंधित बातें होंगी। ठीक, तो जैसे मैंने कहा त्रिकोण प्रिज्म, तो ये देखिए आप, एक प्रिज्म त्रिकोण प्रिज्म है जिसके सिरे जो हैं, सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहां से जमीन की तरफ टिका हुआ है, आधार इसका, ये आधार है, ये पृष्ठ जो है, और दूसरी पृष्ठ, इस पे प्रकाश की किरणें गिरेंगी, इसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया एक तरह से, अपवर्तक पृष्ठ, ये आधार, एक अपवर्तक पृष्ठ इधर है, उधर भी होगा अपवर्तक पृष्ठ। ये जो कोण बना है इसे हम कहेंगे प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक, यदि मैं इसे थोड़ा सा और एक काट के दिखाऊं तो हम इतने हिस्से से हमारा काम चल जाता है सारा, ये मैं मिटा रहा हूं। देखिए ऐसे, इसकी अगर एक काटी जाए प्रिज्म की, तो ये स्टूडेंट्स ये बनता है हमारा हिमालय A B C। ये एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये हुई, ये आधार हुआ,
और ये ऊपर हुआ प्रिज्म कोण कॉम ए से। ठीक, ये आधार और ये अपवर्तक पृष्ठ है, पारदर्शी माध्यम का ये बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक, प्रिज्म चूंकि कांच के बने हुए हैं, मैंने आपको बताया है, तो इनका माध्यम बदल जाएगा। ये प्रिज्म है कांच का बना हुआ, मान लीजिए ये पदार्थ कांच ही है, इधर वायु है, इधर भी वायु, इधर भी वायु है, और ये बीच में कांच पदार्थ मान लिया कांच। ठीक, ये प्रकाश की किरण प्रिज्म की तरफ आई, जो किरण आती है ये बनेगी आपतित किरण। आपतित किरण, अब ये सतह ये है, तो इस पे लंब कुछ डालें तो इस तरह से आएगा, यानी कि ये आ गया लंब। ठीक, ये देखिए वायु जो है एक विरल माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब ये है, तो यानी ये किरण सीधी ना जाके अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, ये अभिलंब की ओर झुकी है, तो ये हुई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये अपवर्तन कोण। अब किरण इस सिरे पे आती, मान ले यहां से चली थी P, ये सिरा Q और ये R। ठीक, अब हम देखें कि भाई ये कांच है, ये वायु है, तो ये यहाँ पे भी अपवर्तित होगी किरण, प्रकाश की किरण, और अपवर्तित किरण में ये सतह है और इसका अभिलंब आएगा इस तरह से। तो यहाँ से ये आया अभिलंब, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, ये दूर। ये किरण चूंकि बाहर निकली है, इसे हम कहेंगे निर्गत किरण। तो हमने एक देखा तरीके से, अगर मैं इसे देखूं पूरा वायका हुआ ये है, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई थी, ये प्रिज्म के अंदर अपवर्तित हुई और ये बाहर निर्गत। तो हमें जो देखा है ये किरण और ये किरण दिखाई दे रही है, तो हम देख रहे हैं कि प्रिज्म अपने अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देता है, इसे आधार की ओर मोड़ रहा है, 1 पॉइंट। ठीक, चलिए और देखते हैं। ये आपतित किरण है, इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जो प्रिज्म का पदार्थ है उसके कारण वो हो गई बैंड, यहां तक बैंड, और ये आपतित किरण को हम आगे तक बढ़ा रहे हैं और अपवर्तित किरण को पीछे तक बढ़ा रहे हैं। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच में एक कोण बन रहा है, इसे हम कहेंगे विचलन कोण, डेल्टा। ये कौन सा कोण कहता है, विचलन कोण। और इस विचलन कोण का मान इस आपतन कोण पर निर्भर करता है। एक निश्चित आपतन कोण के लिए इस विचलन कोण का मान सबसे कम हो सकता है और उसे हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या कहलाता है वो, अल्पतम विचलन कोण, उसे हम कहते हैं डेल्टा M, डेल्टा। ठीक, ये अल्पतम विचलन कोण है आपतन कोण के लिए। यदि मैं स्टूडेंट्स ये जो प्रिज्म है इसके पदार्थ जिसका बना है उसके अपवर्तनांक में, इस प्रिज्म के कोण A में और इस अल्पतम विचलन कोण में संबंध पूछूं तो संबंध ये आता है प्रिज्म के पदार्थ का म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2। ये संबंध आ जाए, इस सूत्र को जरा लिख लीजिए। कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि भाई ये कहाँ से आ गया न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने इस सूत्र को लिखा दिया। पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए अल्पतम विचलन कोण है, A प्रिज्म कोण है, डेल्टा M अल्पतम विचलन कोण है, म्यू जो है प्रिज्म जिस पदार्थ का बना उसका अपवर्तनांक। ठीक, चलिए अब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और चीजें इसमें सीखते हैं। तो भाई प्रिज्म जो है प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम कर रहा है, उन्हें अपवर्तित करने का काम कर रहा है। अब एक घटना होती है वर्ण विक्षेपण की। वर्ण
विक्षेपण। अगर ये प्रिज्म है और ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, कई रंग हैं उसमें। तो जब ये प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो होता क्या है भाई? तो देखिए क्या होता है इसमें। जब ये प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म इन प्रकाश के रंगों को अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है। तो ये घटना होती है, देखिए ये श्वेत प्रकाश गया, ये अलग अलग रंगों में तोड़ा जा रहा है। बना रहा हूं मैं, अलग अलग रंग से कोशिश की है मैंने, आपको शौक थी मेरे पास तो मैंने आपको समझाने की। सूर्य के प्रकाश, और जब हम इन्हें पर्दे पर लेते हैं तो ये रंग हमें पर्दे पर मिलते हैं। चूंकि प्रकाश के अलग अलग रंग की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है तो उनका जो बैंड है, उनका जो झुकाव है अलग अलग रंग का अलग अलग होता है, तो हमें अलग अलग रंग मिलते हैं। सबसे नीचे की तरफ ये वायलेट कलर, उसके ऊपर ये इंडिगो, आई फॉर इंडिगो, फिर ब्लू यानी नीला, फिर हरा यानी ग्रीन, फिर येलो यानी और पीला, नारंगी, ऑरेंज एंड रेड। तो जरा हम इसे समझे, क्या हमने बताया? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंग में विभक्त करने की जो घटना है उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये रंग एक निश्चित क्रम में, जिस निश्चित क्रम में प्रकट होते हैं, प्राप्त होते हैं, इस रंगों का ये जो निश्चित क्रम है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये पर्दे पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है रंगों का। ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश, और ये रंग प्रकाश के ही है, प्रकाश में ही रंग थे, प्रिज्म के अपने रंग नहीं है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे एक प्रिज्म है उसकी बराबर में एक प्रिज्म हम उल्टा रख दें, तो ये प्रिज्म इन रंगों को होता है और फिर यहाँ पे हमें वापस श्वेत प्रकाश मिल जाता है। इस श्वेत श्वेत अगर ये रंग प्रिज्म के होते तो भाई इस रंग को इस प्रिज्म में भी ये रंग बांटने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो रंग इकट्ठे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि रंग जो है सूर्य के प्रकाश। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में इतनी बातें हैं। अब हम इससे आगे थोड़ा और बढ़ेंगे लेंस की तरफ। आज का जो मेन टॉपिक है वो लेंस है, मैं इसे बता रहा हूं। अब आते हैं लेंस पर। लेंस क्या होता है लेंस? तो देखिए लेंस को भी हम परिभाषित करेंगे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों या दो कोई एक पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाते हैं। एक पारदर्शी माध्यम है ना, जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ है, गोलीय पृष्ठों से। अब ये दोनों पृष्ठ हो सकते हैं गोलीय। अब गोलीय होने में तो दो तरह चल सकते हैं, ये भी गोलीय है, ये भी गोलीय है। ठीक है, हमने अभी एक बात कही है कि भाई दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं या एक पृष्ठ ही गोलीय रह जाए, ये वाली ऐसे यहां पर कंडीशन आ जाएगी। दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं या एक। ठीक, तो देखें ये तो लेंस की परिभाषा होगी, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ है, दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। अगर दोनों पृष्ठ जो गोलीय हैं, अगर ये बाहर की ओर उभरे हुए हैं दोनों पृष्ठ,
तो ऐसा लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। और यदि ये दोनों पृष्ठ भीतर की ओर दबे हुए हैं तब हम इसे अवतल लेंस कहते हैं। वास्तव में तो जब दोनों पृष्ठ ही उभरे हुए हों तो हम इसे कहते हैं द्विउत्तल लेंस। संक्षेप में इसे उत्तल लेंस बुला देते हैं, क्योंकि सामान्यतः हमें 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में इन्हीं का अध्ययन करना है। इसी प्रकार से जिसके दोनों पृष्ठ जो है भीतर की ओर दबे होते हैं उसे कहते हैं द्विअवतल लेंस, और इसे साधारण भाषा में अवतल लेंस के नाम से ही पुकारते हैं। अगर एक सतह उत्तल और एक सतह अवतल हो, समतल हो तो इसे समतल उत्तल लेंस, और इसी प्रकार से इसे समतल अवतल लेंस के नाम से पुकारते हैं। लेकिन परिभाषित रूप में जब हम व्यापक रूप में जिक्र कर रहे हैं तो हम इस प्रकार के लेंसों को लेकर चल रहे हैं। एक लेंस जिसके दोनों सिरे उभरे हुए हैं और दूसरा लेंस जिसके दोनों सिरे दबे। ये जो लेंस है बच्चों उत्तल लेंस, इसमें और बातें समझो। ये अपने समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखता है। अभी क्यों रखता है ये भी बाद में जिक्र करेंगे। एक तो इस कारण से इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये लेंस अपने समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है। इस कारण से इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो दूसरे नाम हैं वो क्या क्या है। ठीक, चलिए लेंस के बारे में हमें पता लगा कि भाई गोलीय पृष्ठ युक्त पारदर्शी माध्यम से घिरी आकृति है, प्राय कांच के बने होते हैं। कांच के अलावा दूसरा पारदर्शी पदार्थ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, जल हो जाता है कभी कभी। अभी हम देखेंगे और बातें, इनसे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं देखेंगे। एक आता है मुख्य अक्ष। अब जो लेंस है, गोलीय लेंस है वास्तव में, ये देखिए, ये अगर उत्तल लेंस है, ये गोलीय लेंस है, ये तो ये गोलीय पृष्ठ आई होगी, कहीं ना कहीं हमने चाप लगाया होगा, मान लिया ये सी चाप, और इसी प्रकार से जब ये चाप लगाया होगा हमने तो इधर से सी। तो जो लेंस के गोलीय पृष्ठ होते हैं उनके जो वक्रता केंद्र है, इसका वक्रता केंद्र ये है, इसका वक्रता केंद्र ये है, और ये C1 है, ये C2 है। तो इन वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है उसे लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से इधर ये चाप लगाया है तो ये इधर आया, ये चाप लगाया तो ये इधर से C, तो इन्हें मिलाने वाली जो रेखा है इसे लेंस का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। एक होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, भाई प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के मध्य ऐसा बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाए उसे लेंस का मुख्य अक्ष, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऐसे ही यहां पर होगा कोई बिंदु इसके बीच में से जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाए उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, और इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है फोकस। अभी जरा थोड़े छोटे चित्र बना के समझाऊंगा मैं। फोकस और फोकस दूरी, फोकस तल। लेंस मैं बनाए हैं दो, तो लेंस है ये, दोनों में साथ के साथ समझेंगे हम। चौक बदल लेता हूं। अब देखिए क्या है भाई, लेंस के जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, मान लिया इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे लेंस का फोकस या प्रथम फोकस कहते हैं, F1। यहां पर देखें, अगर यहां पर हम घटना को देखें तो लेंस के जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, उसे हम लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं, F1। तो देखिए यहां पर इस बिंदु से चली प्रकाश किरणें समांतर हो गई, यहां पर इस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश, यहां से जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर हो गई, इसलिए से लेंस का, ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस हो गई, ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक, दूसरा देखें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होते हैं उसे लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे ही हम F से प्रदर्शित कर देते हैं, खाली मुख्य फोकस को। ऐसे यहां पर ये लेंस है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तल जो लेंस है उसका मुख्य फोकस इधर आया है और अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर। ठीक, यदि लेंस के दोनों ओर एक समान पारदर्शी माध्यम हो तो लेंस का F1 और F2 ये तो दोनों दूरियां हैं, ये बराबर होती है, दोनों दूरियां समान होती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस तक की दूरी है लेंस से, उसे हम लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ये दोनों दूरियां बराबर होती हैं। इज दैट क्लियर? तो लेंस से संबंधित परिभाषा, हाँ, एक रहेगी फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? लेंस का जो फोकस है वहां से होकर गुजरने वाली एक जो वर्टिकल रेखा है, ये लेंस का फोकस तल कहलाती है। यानी फोकस से जाने वाली एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसे हम लेंस का मुख्य फोकस या फोकस तल कहते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से है कि वो मुख्य अक्ष से थोड़ी सी विचलित है तो वो उसके फोकस तल पर केंद्रित हो जाए। ठीक, तो ये थी फोकस तल के बारे में। चलिए अब और भी बातें हैं। लेंस किस पदार्थ के बने होते हैं? अलग अलग पदार्थ के बने हो सकते हैं लेंस। अब यहां पर जो हम प्रकाशिकी में देखेंगे, हमारे पर ऐसे लेंस का जो द्वारक है, ऐसे लेंस को देखेंगे जिनका जो द्वारक है वो उनकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा हो। ऐसे लेंस पतले लेंस होंगे। तो हम जो भी अध्ययन करेंगे यहाँ पर जो बातें, वो पतले लेंस के संदर्भ में बातें होंगी, उसके संदर्भ में वो बातें सत्य होंगी। ठीक, अब लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन कैसे होता है ये करेंगे। लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन, लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन। तो देखते हैं ये लेंसों में समझेंगे। मैं दोनों लेंस बना रहा हूं और मिटाता रहूंगा यहीं पे और आपको समझाता रहूंगा। ये लेंस, ये उत्तर, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष। तो देखिए पहली बात, तीन बातें हम ध्यान में रखनी है। नंबर 1, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमेशा उसके फोकस से होकर जाएगी या जाती प्रतीत होगी। ऐसे यहां पर ये लेंस, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी कि उसके फोकस से होकर जाती प्रतीत हो। पहली कंडीशन है, इसे पहला लिखा हुआ
फर्स्ट कंडीशन। ठीक, दूसरा देखिए, यदि कोई किरण लेंस के फोकस से चलती है, फोकस दो होते हैं ना लेंस में, प्रथम फोकस से चलती है, तो वो अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां पर इसका फोकस इधर, तो भाई ये किरण है तो ये ऐसे हो गया, ये दूसरी कंडीशन। ठीक, दो कंडीशंस हो चुकी है। तीसरी क्या है, यदि कोई किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है, यानी ये प्रकाशित केंद्र, इसे मैं अलग से समझा देता हूं आपको, थोड़ी मिक्सिंग ना हो। अगर कोई किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो तीन कंडीशंस हमने आपको बताई हैं लेंसों द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन की, इन्हें आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इन्हीं पर आधारित जो किरण आरेख है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के, वो स्पष्ट होंगे। तो आज इतना ही। पुनः आपसे कह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा, अपने जिन फ्रेंड्स के नंबर नहीं हैं जुड़ पाए हैं उन्हें शेयर कीजिएगा, और अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट्स करके मुझ तक भेजिएगा। तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स दूर करूंगा, आपकी क्वेरी को शांत करूंगा। नमस्कार। इसके साथ ही आज का हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।